तुम उनके घर में रहने की बजाय यहाँ अपने घर में रहो। मदीहा ने कहा, देखो मेरी जान, अभी ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी और फिर तुमसे पूछूंगी कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मैंने कहा, यार अभी पूछ लो, आखिर ऐसी क्या बात है। मदीहा ने जवाब दिया, नहीं अभी तुम कुछ नहीं जानते और मैं तुम्हें अभी किसी भी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। जब मैं 3 दिन के बाद वापस आऊंगी तो फिर तुमसे इस बारे में बात करूंगी। बस पहले तुम ये 3 दिन किसी तरह से गुजार लो। मेरी जान, मैं सारा दिन तुमसे बात करती रहूंगी, मैसेज और कॉल पर, ठीक है। मैंने मदीहा से कहा, अच्छा मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद मदीहा ने कहा, अब तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत पहले ही बहुत खराब है, वरना और ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। कल तुमने 3 दिन के लिए जुदा हो जाना है और ऐसे में इस वक्त को मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मदीहा ने कहा, अच्छा आज का दिन है तो बोलो, मैं और क्या कर सकती हूँ इस वक्त तुम्हारे लिए। मैंने कहा, चलो फिर आ जाओ छत पर। मदीहा ने जवाब दिया, रात बहुत हो गई है, आज ऐसे ही बातें कर लो मेरे साथ, और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने इसरार किया, नहीं सुबह तुमने चले जाना है, इसलिए मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें एक बार गिले से लगाना चाहता हूँ। मदीहा ने कहा, ठीक है मेरी जान, मैं आती हूँ छत पर। मैंने कहा, मैं जा रहा हूँ छत पर, तुम जल्दी आ जाओ। ये कहते हुए मैंने फ़ोन काट दिया और जल्दी से उठा। फिर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर चला गया और चारपाई पर लेट गया। मदीहा से मिलने के चक्कर में मैं ये भी भूल गया कि शाम में छत पर मेरे साथ किया हुआ था। इतने में साथ वाली छत से किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैंने फौरन देखा तो मदीहा आ रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, आज इधर ही आ जाओ। ओ मदीहा ने कहा, अच्छा आ रही हूँ, शोर मत करो। ये कहते हुए मदीहा मेरे पास आकर बैठ गई और मैं इसकी गोद में सर रख कर लेट गया। वो मेरे माथे पर हाथ रख कर मेरा बुखार चेक कर रही थी। मैंने कहा, पता है मदीहा, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज अम्मी ने तुम्हें मेरे लिए पसंद कर लिया है और अब हमारी शादी भी जल्दी हो जाएगी। मदीहा ने कहा, हाँ दीमी, बस दुआ करो कि सब वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि मैं भी अब तुमसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। पता है सारी सारी रात मैं सिर्फ तुम्हें सोचते हुए करवटें बदलती रहती हूँ, क्योंकि बहुत बार तुम मेरे ख्वाब में आए हो। मैंने कहा, अच्छा तो भला बताओ कि मैं तुम्हारे ख्वाब में आकर किया करता हूँ। मदीहा ने मेरा माथा चूमते हुए कहा, तुम वो सब करते हो जो तुम करते हुए रुक गए थे। ये कहते हुए मदीहा अपनी नाक को मेरी नाक पर धीरे धीरे रगड़ रही थी और मैं अपनी आंखें बंद किए हुए इसकी सांसों की खुशबू को लंबे लंबे सांसों की मदद से सूंघ रहा था। फिर मैंने आंखें बंद रखते हुए ही मदीहा से कहा, और किया करता हूँ मैं ख्वाब में आकर। मदीहा ने कहा, तुम ऐसे प्यार करते हो जैसे सदियों से तुम प्यार के प्यासे हो। मैंने आंखें खोली और अपना सर उसकी गोद से हटा लिया और थोड़ा साइड पर होकर लेट गया। ये देखते ही मदीहा ने कहा, क्या हुआ मेरी जान। मैंने कहा, मुझे ऐसे तुम्हारी बात सही से समझ नहीं आ रही, इस वजह से तुम्हें पता है मुझे कैसे समझानी है। मदीहा ने जब देखा कि मैंने इसके लिए साइड पर जगह छोड़ी है तो वो मेरे साथ मेरी तरफ मुड़कर के मेरे बाजू पर सर रख कर लेट गई और अपना चांद सा चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाकर बोली, जब तुम मेरे ख्वाब में आते हो तो वही गाना गुनगुनाते हुए आते हो जो तुम रोज लगाकर सुनते हो। लबों को लबों पे सजाओ, इसके बाद तुम मुझे अपनी बाहों में जकड़े हुए बोलते हो, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। और ये कहते हुए तुम अपने दांतों से मेरी गर्दन के करीब मेरे कंधों को अपने मुंह में दबा लेते हो और मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी भेड़िए ने मुझे अपने दांतों से जकड़ लिया है। मैं पूरी तरह से मदहोश होने लगती हूँ और तुम्हारे जिस्म की खुशबू से मेरे पूरे जिस्म में एक आग सी जलने लग जाती है। मेरा दिल करता है कि मैं खुद को इस आग में राख कर दूं। इसके बाद मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ और सोचती हूँ कि काश ये भेड़िया सारी उम्र मुझसे ऐसे ही प्यार करता रहे और अगर मुझे मौत भी आए तो इसी भेड़िए की बाहों में ही आए। मेरी जान, मेरा यकीन करो, जब भी तुम ख्वाब में आकर जाते हो इसके बाद सारी रात मुझे नींद नहीं आती। मैं बस यही सोचती रहती हूँ कि जल्दी से मुझे दोबारा नींद आ जाए और मेरा भेड़िया मुझे वापस आकर अपने दांतों से और अपने पंजों से मुझे नोच डाले और मेरी जान को सुकून मिल जाए। पर दोबारा नींद ही नहीं आती और तुम मुझे तड़पा कर चले जाते हो। मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम वापस क्यों नहीं आते। मदीहा की ये बातें मैं आंखें बंद करके इसके ख्वाब में खोए हुए सुन रहा था। इतने में मदीहा ने मेरे गाल पर चूमते हुए कहा, ओए मेरे वुल्फ, सो गए हो क्या। मैंने बना बोले नफ़ी में सर हिला दिया, क्योंकि इस वक्त मुझे ऐसा सुकून मिल रहा था कि मैं चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोलना चाहता था। मैं तो अभी भी उसके ख्वाब में रहने की कोशिश कर रहा था।
हम काफी देर तक ऐसे ही लेटे रहे और मदीहा प्यार भरी बातें करती रही। फिर मदीहा ने मेरे सीने पर अपना सर रख कर कहा, ओ मेरे वुल्फ, बताओ ना, तुम कहाँ थे अब तक? कहाँ से आ गए हो मेरी जिंदगी में? तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं तो बनी ही सिर्फ तुम्हारे लिए हूं, लेकिन तुमसे मिलने के लिए मैंने बहुत देर लगा दी। काश तुम पहले ही मुझे मिल जाते। इस दौरान मैं खामोशी से मदीहा की बातें सुनते हुए इसके बालों को अपने हाथों की उंगलियों की मदद से संवार रहा था कि इतने में अचानक हमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों जल्दी से घबरा कर उठकर खड़े हो गए और मदीहा फौरन मेरे सीने से लिपट गई। मैंने जल्दी से इधर अलिफादेर देखा पर मुझे कोई नजर न आया। इस दौरान मदीहा पूरी तरह से कांप रही थी। ये देखते हुए मैंने इससे कहा, ओ मेरी जान, सब ठीक है? देखो, कोई भी नहीं है। मदीहा ने मुझे मजबूती से पकड़े रखा और डर से कांपती हुई बोली, वो क्या था? ये आवाज़ कैसी थी? मैंने कहा, अरे ड्रो नहीं, कोई चिमगादड़ वगैरह होगा, कोई बलि वगैरह के रोने की आवाज़ थी। अभी मैं मदीहा को दिलासा दे ही रहा था कि अचानक मेरे जिस्म के रूंगटे खड़े हो गए, जैसे कि मेरे पास कोई और भी आकर खड़ा हो गया है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कांपती हुई गर्दन अपने पीछे की तरफ की तो मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल मेरे पीछे हल्का सा दाएं तरफ कोई खड़ा हुआ है। मैं भी कांपने लगा और मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उसकी तरफ पूरी तरह से देख सकूं। अब तो मैं मदीहा से बात करने से भी कासिर था, क्योंकि मेरे दाएं कान पर किसी के सांस की हुआ टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे से मेरे कान के पास आकर सांस ले रहा है। मैं चुपचाप खड़ा रहा। इतने में इस चीज के सांस लेने की बिल्कुल साफ आवाज सुनाई देने लगी। अब तो मुझे लग रहा था कि ये जो भी है हमें नहीं छोड़ने वाला। पर इस दौरान मुझे मदीहा की ज्यादा फिक्र हो रही थी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र मदीहा की छत की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि कोई काली सी चीज हमारी दीवार की तरफ आती हुई दिखाई दी, और वो आते ही हमारी दीवार पर इस तरह बैठ गई कि इसका एक पाँव हमारी छत पर और दूसरा पाँव मदीहा की छत पर ही था। वो अपने इस उल्टे से पाँव को हिलाती हुई अजीब तरीके से हंस रही थी। मैं ये सोच रहा था कि आखिर ये क्या चीजें हैं। सोचते हुए जब मैंने पीछे से आने वाली आवाज पर गौर किया तो मेरे पीछे से आने वाली सांस की आवाज थम गई थी। लेकिन ये चीज जो सामने दीवार पर बैठी थी वो आंखें फाड़े और अपने पाँव को झुलाते हुए हमारी तरफ देख रही थी। मदीहा तो अपनी आंखें बंद किए हुए मुझसे लिपटी हुई थी, पर मुझे इस चीज को देखकर वहशत सी हो रही थी। इसकी आंखें मैं आज भी सोचता हूं तो कभी कभी डर जाता हूं। वो खुद तो एक सियाह परछाई की तरह थी, पर उसकी आंखें पूरी सफेद रंग की थीं। मैंने इसकी आंखों में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे इसने मेरा दिल ही निकाल लेना है, क्योंकि वो आंखें झपक ही नहीं रही थीं, बस अजीब अजीब सी आवाज में सिर्फ सांस ले रही थी। मैं अकेला होता तो शायद इसको देखकर ही भाग जाता, पर मेरे साथ मदीहा थी और मैं इसे छोड़कर नहीं जाने वाला था। मैंने जब मदीहा की हालत देखी तो वो ऐसे कांप रही थी कि जैसे इसकी जान निकल रही है। तब मुझे एहसास हुआ कि अब चाहे जो भी हो मैं मदीहा को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे अपने बाबा की बात याद आ गई कि अगर कोई हवाई चीज तंग करे तो सिर्फ अल्लाह का कलाम ही इस चीज को फना कर सकता है। मैंने फौरन मुंह में ही आयत अल कुर्सी पढ़नी शुरू की और मदीहा से कहा, चलो मेरे साथ। मदीहा डरी हुई आवाज में बोली, वो चीज कहाँ है? मैंने कहा, कोई चीज नहीं है मेरी जान। मदीहा ने कहा, नहीं, मैंने नहीं जाना, वो यहीं कहीं आसपास है। मुझे तुम्हारे पास ही रहना है। मैं तुम्हारी बाहों में खुद को महफूज समझ रही हूं। मुझे नहीं जाना कहीं भी, यहाँ कोई है। मैंने कहा, अरे कोई भी नहीं है, और देखो मैं भी तो तुम्हारे साथ चल रहा हूँ तुम्हारी सीढ़ियों तक। मदीहा नहीं मानी। फिर मैंने कहा, अच्छा ऐसा करो, तुम ऐसे ही गिले लगे हुए ही चलती रहो। ये कहते हुए मैं फिर से आयत अल कुर्सी पढ़ते हुए मदीहा को साथ लेकर उसकी छत की तरफ बढ़ने लगा। इस हवाई चीज ने दीवार पर बैठे हुए ही हमारी तरफ नजरें जमाए रखें, और जैसे जैसे मैं मदीहा को लेकर आगे बढ़ रहा था वो हवाई चीज वैसे ही साथ साथ अपनी गर्दन इसी तरफ घुमाते हुए देख रही थी। इतने में अजान की आवाज आई और वो चीज अचानक कहीं गायब हो गई। मैंने मदीहा से कहा, चलो अब जल्दी से नीचे चली जाओ। ओ मदीहा मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। मैंने कहा, देखो अजान की आवाज सुनो। अजान के वक्त ऐसी वैसी चीजें किसी पर हमला नहीं करती, और वैसे भी कोई चीज होती तो नजर आती ना। तुम तो ऐसे ही डर गई हो बस। मदीहा ने आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा मेरे सीने से हटाते हुए आराम से इधर अलिफादेर देखा और मेरे गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, वो क्या चीज थी? मैंने कहा, कोई चीज नहीं थी। अब तुम जल्दी जाओ और मुझे भी नीचे जाना है।
अम्मी और भाई उठ गए तो वो मुझे छत से उतरता हुआ देख लेंगे और फिर कहेंगे कि मैं सर्दी में इतनी रात गए छत पर क्या लेने गया था। ये सुनकर मदीहा ने एक बार फिर से मुझे गिले लगाया और कहा, ओ मेरे वुल्फ, कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं 3 दिन के लिए तुमसे दूर जाने लगी हूँ। मैंने कहा, मैं खुद को तो भूल सकता हूँ पर तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, लेकिन हो सकता है कि तुम शादी में जाकर मुझे भूल जाओगी। मदीहा ने मेरे होंठों को चूम कर कहा, तुम तो मेरे वुल्फ हो। तुम्हें भूल जाने के लिए मुझे इस दुनिया से जाना होगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। वैसे भी तुम हर रात मेरे ख्वाब में आ जाते हो और मुझे बेचैन करके चले जाते हो। फिर मैं सुबह तक तुम्हें याद करती रहती हूँ और सुबह फिर से तुम मेरी आंखों के सामने होते हो, तो भूल जाने का तो वक्त ही नहीं होता मेरे पास। मेरी जान, जो लड़की सोते हुए गहरी नींद में भी तुमसे मिल रही होती है, वो जागती हुई भला कैसे अपने वुल्फ को भूल सकती है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, ये ना हो कि कोई तुम्हारे घर से अलिफाटे जाए और तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। मदीहा ने कहा, अच्छा जा रही हो, अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए इसने मेरे गाल पर चूमा और नीचे चली गई। फिर मैं भी जल्दी से नीचे चला गया और नीचे जाते ही वुजू करके नमाज पढ़ी और जाकर सो गया। अगले दिन जब मैं सुबह जागा तो मदीहा का मैसेज आया हुआ था कि हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और तुम मुझे याद करके ज्यादा परेशान मत होना। मैं तुमसे बात करती रहूंगी और मैं हर पल अपने वुल्फ के साथ ही हूँ। मैंने मैसेज में कहा, ठीक है, जैसे ही वहां पहुंचो तो मुझसे बात कर लेना और अपना ख्याल रखना। मैं भी हर पल तुम्हारे साथ हूँ मेरी मैडी। ये मैसेज करने के बाद मैं कॉलेज चला गया। वहां हमारे एक मैथ के टीचर थे, सर जाहिद। वो अक्सर लोगों के हाथ वगैरह देखा करते थे, क्योंकि वो केमिस्ट्री में भी महारत रखते थे। लेकिन मैं उन पर ज्यादा यकीन नहीं रखता था, क्योंकि मुझे यही लगता था कि ये सब ऐसे ही फजूल के अंदाजे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। इस दिन सर जाहिद क्लास के बाद कॉलेज की कैंटीन में बैठे हुए थे और काफी सारे लड़के उनको अपना हाथ दुखा रहे थे। मैंने सोचा, चलो आज सर की इस काबिलियत को भी आजमा कर देख लेते हैं। आज पता चल ही जाएगा कि सर सही अंदाज लगाते हैं या ये सब ड्रामेबाजी है। ये सोचते हुए मैंने भी सर को अपना हाथ दिखाया। सर ने मेरा हाथ देखने के बाद कहा, जाओ, सब ठीक है। मैंने कहा, सर मुझे बताएं कि मेरे हाथ में मोहब्बत की लकीर क्या कहती है। सर ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, कुछ चीजों के जवाब ना ही दिए जाएं तो ही बेहतर होता है। मैंने फिर से पूछा, सर बताई ना। सर ने मेरे कंधे पर थपकी देते हुए कहा, बेटा मैं पक्का तो नहीं कह सकता, पर तुम्हारे हाथ में जो मोहब्बत की लकीर है वो मुझे यही बता रही है कि तुम्हें खुद को एक बहुत बड़े धोखे के लिए तैयार रखना होगा। सर की ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि कहीं मदीहा मुझे धोखा तो नहीं देने वाली, क्योंकि मैं तो सिर्फ मदीहा से ही मोहब्बत करता हूँ। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो मुझसे ज्यादा प्यार करती है। फिर वो ऐसा क्यों करेगी? जरूर सर से कोई गलती हो गई है। मैंने सर से कहा, एक बार फिर से मेरा हाथ देखें। सर ने कहा, बेटा जो देखना था वो देख लिया, अब 100 बार देखा लो तो वैसा ही रहेगा। मैं बहुत अफसुर्दा सा हो गया और मुंह लटकाए उधर से क्लास में चला गया। जब मैं कॉलेज से वापस आया तो मैं सारा दिन सर जाहिद की कही हुई बात के बारे में सोचने लगा। फिर मैंने मोबाइल देखा तो मदीहा के कुछ मैसेजेस आए हुए थे, जिनमें वो मेरा हाल चाल पूछ रही थी और क्या कर रहे हो, खाना खाया कि नहीं, वगैरह वगैरह इस तरह के मैसेजेस थे। मैंने मदीहा के मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस यही सोच रहा था कि अगर सर की बात सच हुई तो मैं तो मर ही जाऊंगा मदीहा के धोखे के बाद। फिर मैंने सोचा, नहीं, मुझे तो उन बातों पर यकीन नहीं है। फिर मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ? मैं सिर्फ सर जाहिद के अंदाजे की वजह से अपनी मैडी के बारे में पता नहीं क्या सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने फौरन मदीहा को मैसेज करके इसका हाल पूछा और उसके बाकी मैसेजेस का जवाब दिया। मदीहा ने कहा कि हम बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन मुझे तो अभी से ही तुम्हारी याद सताने लगी है मेरे प्यारे वुल्फ। दिल कर रहा है कि मैं जल्दी से वापस जाए तुम्हारे पास। मैंने मैसेज में कहा, मैडी मैं भी यही सोच रहा हूं कि बस मैं सो जाऊं और जैसे ही मेरी खिले तुम मेरी आंखों के सामने आ जाओ। ओ मदीहा ने कहा, मैं जरूर आऊंगी। बस इतना जान लो कि ये जिस्म तुमसे दूर हुआ है, पर मेरी रूह तो तुम्हारे ही पास है, क्योंकि वो तो हमेशा से तुम्हारे साथ ही रहती है। मैं चाहकर भी इसे अपने साथ नहीं ला सकती थी। मैंने कहा, अच्छा, अब तुम वहां पहुंचकर मुझे मैसेज करना, वरना मेरी आंखें नम हो जाएंगी तुम्हारी बातों से, क्योंकि मुझे अब 3 दिन तक तुम्हारे बगैर रहना है, इसलिए मुझे अभी से आदत डाली होगी। ओ मदीहा ने कहा,
अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें मैसेज करती रहूंगी क्योंकि तुम चाहे मेरे बगैर रह सकते हो पर मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकती। लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ा कंट्रोल करूंगी ताकि तुम्हें मेरे बना रहने में कोई तकलीफ ना हो। मैंने कहा, आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे बगैर भी सही रह कर देखो। अगर ना रहा गया तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा। मदीहा ने कहा, ये हुई ना बात। अच्छा अब तुम जाओ और अपने दोस्तों के साथ मिलो जलो ताकि तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ से हट सके, वरना मुझे भी पता है कि तुम मुझे यहाँ नहीं रहने दोगे क्योंकि जब तुम जिद करते हो तो मुझे हर हद क्रास करके तुम्हारी जिद को पूरा करना होता है। इसके बना मुझे चैन नहीं मिलता क्योंकि मैं तुम्हें उदास कभी नहीं देख सकती। ओ मैंने मैसेज में कहा, अच्छा ठीक है अब मैं जाता हूँ। आई लो यू मैडी। ये मैसेज मैंने मदीहा को भेजा और मोबाइल घर में ही छोड़कर दोस्तों के पास चला गया। दोस्तों ने कहा, क्या बात है, आज तो दीमी रंगबाज खुद ही आ गया है। इतने में एक दोस्त नबील बोला, यार दीमी एक बात तो बता। ओ मैंने कहा, हाँ पूछ। नबील ने कहा, ये तुम्हारे साथ वाले घर में जो हमसाए आए हुए हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? नबील की ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा चौंक गया। फिर मैंने नबील से कहा, क्यों, क्या हुआ है और तो उनके बारे में क्यों पूछ रहा है? नबील ने कहा, यार इस घर में एक कमाल की फुलझड़ी आई हुई है। मैंने तो आज सुबह ही इसको देखा था। यकीन मान मैंने आज तक ऐसी हुसैन लड़की कभी नहीं देखी। ओ नबील की इतनी बात सुनकर ही मैंने इसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा जिससे इसके मुंह से खून बहने लगा। मेरे बाकी दोस्तों ने जल्दी से मुझे पकड़कर इससे दूर कर दिया और मुझे कहने लगे, ओए ये तो क्या कर रहा है, तूने नबील को क्यों मारा है? मैंने कहा, इसको बोलो दोबारा इस लड़की के बारे में कोई भी बात की तो मैं भूल जाऊंगा कि ये मेरा दोस्त है।